नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। बुलेटिन में अहम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 7 दशक के बाद भारत लौटे चीते। प्रधानमंत्री ने कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए चीतों को छोड़ा। कहा, आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण की दिशा में प्रयास। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का प्रधानमंत्री ने किया अनावरण। कहा, परिवहन क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान और अंतिम छोर तक डिलीवरी की गति बढ़ाने को मिलेगी मदद। नीति और प्रदर्शन के मिलन से ही देश की प्रगति। भारत और सिंगापुर नए और उभरते क्षेत्रों में बढ़ाएंगे आपसी साझेदारी। दोनों देशों के बीच दिल्ली में मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक। वित्तीय क्षेत्र, फिनटेक, निवेश के अवसर और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। वाणिज्य मंत्रालय ने रुपए में व्यापार सौदे के निपटान की दी मंजूरी। भारतीय करेंसी में आयात निर्यात सौदों के निपटान, बिलिंग और भुगतान की अनुमति। लेन देन के लिए विशेष वोस्ट्रो खाते होंगे जरूरी। पाकिस्तानी आतंकवादी साजिद मीर को काली सूची में डालने के प्रस्ताव को चीन ने रोका। 26/11 मुंबई आतंकी हमले का है मास्टरमाइंड। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका और भारत ने रखा था प्रस्ताव। और अब नजर डालते हैं कुछ अन्य मुख्य समाचारों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए रवाना हो गई हैं। राष्ट्रपति भारत सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करने के लिए लंदन जा रही हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और मालिकाना हक के स्थानांतरण जैसी 58 सेवाओं को आधार सत्यापन के जरिए ऑनलाइन उपलब्ध करवाया है। हालांकि आधार सत्यापन स्वैच्छिक होगा। वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच सतत वृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए लगातार व्यापक आर्थिक सतर्कता की जरूरत है। सर्दियों के मौसम में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भू राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 72 साल के हो गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, विभिन्न पार्टियों के नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज से 15 दिवसीय रक्तदान अभियान शुरू हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में रक्तदान किया। यह अभियान राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर 1 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किए गए उपहारों ई नीलामी आज से शुरू हो गई है। नीलामी 2 अक्टूबर को समाप्त होगी। इस बार करीब 1200 से ज्यादा स्मृति चिन्ह नीलामी के लिए रखे गए हैं। नीलामी pmmementos.gov.in वेब पोर्टल के जरिए हो रही है। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते की पुष्टि की है। भारत में अमेरिकी दूतावास के प्रभारी डी अफेयर्स पैट्रिसिया लसीना की ओर से स्वीकृति का पत्र सौंपा गया। नेपाल के पश्चिमी हिस्से में पिछले 24 घंटे में भारी वर्षा के कारण हुए भूस्खलन में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई है। सुदूर पश्चिम प्रांत के अच्छाम जिले के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अगले सप्ताह होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को पहले से रिकॉर्ड संदेश के जरिए संबोधित करेंगे। भारत समेत 100 से अधिक देशों ने इसकी अनुमति देने के पक्ष में मतदान किया है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 19 सितंबर से रायपुर में आयोजित किया जाएगा। भारत और रूस सहित 15 देशों के 500 से अधिक खिलाड़ी सोमवार से शुरू होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में भाग लेंगे। और अब खबरें विस्तार से। 7 दशक बाद एक बार फिर चीते भारत लौट आए हैं। नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में आज छोड़ा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से लाए गए चीतों को एक विशेष बाड़े में छोड़ा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने कैमरे से चीतों की कुछ तस्वीरें भी खींचते हुए दिखाई। भारत में चीतों को विलुप्त होने के साथ 7 दशक के बाद उन्हें फिर से बसाने की परियोजना के तहत ये प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रोजेक्ट चीता पर्यावरण
और वन्य जीव संरक्षण की दिशा में उनकी सरकार का प्रयास है। उन्होंने भारत में चीतों को फिर से बसाने के कार्यक्रम के सहायता के लिए नामीबिया सरकार का आभार जताया। उन्होंने संदेश दिया कि आर्थिक विकास और पारिस्थितिकीय में कोई टकराव नहीं है। देश का विकास पर्यावरण संरक्षण के साथ संभव है। प्रकृति और पर्यावरण, पशु और पक्षी भारत के लिए एक केवल सस्टेनेबिलिटी और सिक्योरिटी के विषय ही सिर्फ है ऐसा नहीं है। हमारे लिए ये हमारी सेंसिबिलिटी और स्पिरिचुअलिटी का भी आधार है। नामीबिया से 8 चीते आज सुबह कुनो राष्ट्रीय उद्यान पहुंचे। पहले इन्हें विशेष विमान से ग्वालियर हवाई अड्डे और फिर हेलीकॉप्टरों से श्योपुर स्थित नेशनल पार्क लाया गया। कुनो राष्ट्रीय उद्यान 344 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर चीता मित्र, चीता पुनर्वास प्रबंधन समूह और छात्रों के साथ भी बातचीत करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि चीतों को भारत वापस लाने से पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली में मदद मिलेगी और स्थानीय समुदाय के लिए आजीविका के अवसरों में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में सरकार ने स्व सहायता समूह को शक्तिशाली बनाने के लिए हर प्रयास किया है। बता दें कि उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर श्योपुर जिले के कराहल में महिला स्वयं सहायता समूह के सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उन्हें लाखों माताओं का आशीर्वाद हासिल है। यह उनकी बड़ी ताकत है, प्रेरणा और रक्षा कवच है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस शताब्दी में नए भारत में नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। उन्होंने कहा कि आज के नए भारत में पंचायत भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक नारी शक्ति का परचम लहरा रहा है। महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके लिए नई संभावनाएं बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हम हर जिले के लोकल उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्योपुर के कराहल में स्व सहायता समूहों द्वारा आयोजित एक प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। उन्होंने समूह के सदस्यों के साथ बातचीत भी की और उनके उत्पादों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को कौशल, नवीन कौशल और अतिरिक्त कौशल का मंत्र दिया है। उन्होंने बदलते समय के अनुरूप युवाओं को अपने कौशल को लगातार नया करने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार 5000 से अधिक नए कौशल केंद्र खोलेगी। वो पहले कौशल दीक्षांत समारोह को ऑनलाइन तरीके से संबोधित करते हुए ये बात उन्होंने कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में प्रौद्योगिकी के आधुनिक होने के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। इस दौर में भारत की सफलता में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई की भी बड़ी भूमिका है। बदलते हुए समय में नेचर ऑफ जॉब भी बदल रहे हैं। इसलिए सरकार ने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि हमारी आईटीआई में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को हर आधुनिक कोर्स की सुविधा भी मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विश्व को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये विनिर्माण का उभरता केंद्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति परिवहन क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान देने वाली है। यह अंतिम छोर तक डिलीवरी की गति बढ़ाने और कारोबारों के लिए धन की बचत करने वाली है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पॉलिसी अंतिम परिणाम नहीं बल्कि शुरुआत है। नीति और प्रदर्शन का मेल ही प्रगति देता है। आज लॉन्च हुई नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी
मुझे पक्का विश्वास है देश के जीवन के हर क्षेत्र में एक नई गति लाने में मदद करने वाली है और पॉलिसी प्लस परफॉर्मेंस इज इक्वल टू प्रोग्रेस। प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए प्रयास किए हैं। व्यवस्थित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सागरमाला, भारतमाला जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के काम में अभूतपूर्व तेजी लाई गई है। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर किसी से मिलने वाला है तो वो प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है। जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर किसी से मिलने वाला है तो वो है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। मुझे खुशी है कि आज देश के सभी राज्य और केंद्र शासित हमारी इकाइयां सबके सब इससे जुड़ चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज हैदराबाद के परेड ग्राउंड में हैदराबाद मुक्ति दिवस के वर्ष भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुक्ति संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। अमित शाह ने हैदराबाद मुक्ति दिवस पर आयोजित समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और अर्धसैनिक बलों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद की मुक्ति का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया। उन्होंने विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति और रजाकारों के भय के कारण मुक्ति दिवस मनाने के वादे से मुकरने पर निशाना साधा। उन्होंने हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने के फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। हैदराबाद का ऑपरेशन पोलो के जरिए 17 सितंबर 1948 को भारत में विलय कराया गया था। आज के तीनों राज्य कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना के पूरा राज्य के सभी नागरिकों को हैदराबाद मुक्ति दिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और इनको विश्वास दिलाना चाहता हूं। कोई मनाए न मनाए, भारत सरकार खुली छाती के साथ, हिम्मत के साथ हैदराबाद मुक्ति दिन मनाएगी। भारत और सिंगापुर ने उभरते और भविष्य के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की है। भारत सिंगापुर के मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में आज दिल्ली में हुआ, जिसमें ये बातें रखी गई। गोलमेज सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन, व्यापार और उद्योग मंत्री शामिल हुए। इस दौरान आने वाले दशक में दोनों देशों के संबंधों की संभावनाओं पर खुली और व्यापक चर्चा हुई। भारत और सिंगापुर के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श भी किया गया। बैठक के दौरान व्यापक मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें वित्तीय क्षेत्र के संचालन, फिनटेक, नियामक सहयोग, निवेश के अवसर और वर्तमान आर्थिक व्यवस्था शामिल है। वाणिज्य मंत्रालय ने घरेलू मुद्रा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रुपए में बिल बनाने, भुगतान करने और आयात निर्यात सौदों के निपटान की मंजूरी दी है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत गठित विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अब विदेश व्यापार नीति में एक नया पैरा जोड़ा है। इस अधिसूचना के जारी होने के बाद अब व्यापार सौदों का निपटान भारतीय रुपए में भी किया जा सकता है। इसके लिए भारत में अधिकृत डीलर बैंकों की ओर से विशेष वोस्ट्रो खाते खोलने की जरूरी होंगे। आरबीआई ने जुलाई में बैंकों से कहा था कि वे निर्यात और आयात सौदे रुपए में संपन्न कराने के लिए अतिरिक्त इंतजाम करें। भारतीय मुद्रा के प्रति वैश्विक कारोबारी समुदाय की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए आरबीआई ने यह सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव रखा था। और आज की खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए संसद टीवी के साथ।
the India startup story. Powerful ideas, dynamic solutions, innovation, enterprise. Its success and challenges. Packed in a brand new show, The Journey of Startups, only on Sunset TV. क्या आप किसी कानूनी समस्या से घिरे हैं? नहीं पता क्या करें? क्या कहता है कानून? क्या है आपके कानूनी अधिकार? समझिए कानून की बारीकियों को मेरे साथ कानून की पाठशाला में, सिर्फ संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति मनमोहन सिंह के आवास जाकर उनसे मिले। इस मौके पर उपराष्ट्रपति की पत्नी सुदेश धनखड़ भी मौजूद थी। भारतीय रेलवे, पोस्ट, टेलीकॉम, आईटी और देश के कई विभागों में स्वच्छता का एक महाअभियान शुरू किया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता पखवाड़ा में भाग लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाए जाने पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पार्टी आज से देश भर में सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के करुनागपल्ली के समीप पुथियाकावु जंक्शन से हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भारत जोड़ो यात्रा के 10वें दिन का सफर शुरू किया। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि राज्य सरकार को विश्वविद्यालयों के कुलपति नियुक्त करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये कार्यकारी हस्तक्षेप के समान होगा। गोवा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के मौके पर राज्य भर के 37 समुद्र तटों पर सफाई अभियान चलाया। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आने वाली पीढ़ियों के लिए समुद्र तट को संरक्षित करने और नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एमएसएमई और हस्तशिल्प से जुड़े लोगों को पुरस्कृत किया। साथ ही एमएसएमई सेक्टर से जुड़े लाभार्थियों को टूल किट भी वितरित किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में विश्वास की विकास यात्रा कार्यक्रम में शिरकत की। महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड का बेबी पाउडर के निर्माण का लाइसेंस रद्द कर दिया है। एजेंसी के मुताबिक ये नवजात शिशुओं की त्वचा को प्रभावित कर सकता है। सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले की जांच के लिए आज सीबीआई और फॉरेंसिक टीम अंजुना के उस होटल में पहुंची जहां वह ठहरी हुई थी। मध्य प्रदेश में पश्चिम मध्य रेलवे ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अमृत काल का सफर भारतीय रेल के साथ प्रदर्शनी का आयोजन किया। इसमें भारतीय रेल का इतिहास दिखाया गया है। और अब रुख करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबरों का। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल से अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे। 18 से 28 सितंबर तक वो अमेरिका में कई संगठनों की बैठकों में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। साथ ही G4 की मंत्रिय स्तरीय बैठक की मेजबानी करेंगे। विदेश मंत्री अपने दौरे के दौरान L69 समूह की उच्च स्तरीय बैठक में भी भाग लेंगे। विदेश मंत्री वहां क्वाड, IBSA और कई देशों के साथ त्रिपक्षीय प्रारूपों की बहुपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड में ऊंचे स्थानों पर बर्फबारी और निचले स्थानों में भारी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बद्रीनाथ और केदारनाथ की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई है। साथ ही निचले इलाकों में पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार वर्षा के कारण नदियां और नाले उफान पर हैं। मूसलाधार बारिश और भूस्खलन के कारण कई रास्ते बंद हो गए हैं। ऐसे में लोगों से घरों में रहने को कहा गया है। मौसम विभाग ने बागेश्वर, देहरादून और टिहरी में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर चमोली प्रशासन ने इलाके को पर्यटकों के लिए कल तक बंद कर दिया है। पर्वतीय इलाकों में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है।
पर्यटकों और श्रद्धालुओं से यात्रा न करने की अपील की गई है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। चीन ने पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी साजिद मीर को काली सूची में डालने के अमेरिका और भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में अवरुद्ध किया। 4 महीनों में बीजिंग का ये तीसरा ऐसा कदम है। बीजिंग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति के तहत वैश्विक आतंकवादी के तौर पर मीर को काली सूची में डालने के अमेरिका के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। इसके तहत मीर की संपत्तियों को कुर्क करने और उस पर यात्रा और शस्त्र प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। आतंकवादी साजिद मीर भारत के वांछित आतंकवादियों में से एक हैं और 2008 के मुंबई हमलों का मुख्य साजिश करता है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक टाइपराइटर संग्रहालय है जिसे 10 साल पहले शुरू किया गया। इसमें दुनिया भर के तकरीबन 450 टाइपराइटर हैं। सबसे पुराना टाइपराइटर 1890 का है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इसी की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना खूब ख्याल रखिए और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।